हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और आज की इस क्लास में बाबू हम लोग अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मुद्रा बचत एवं साख। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। और हम आपको पहला क्लास और दूसरा क्लास इसका पढ़ा चुके हैं, आज ये तीसरा क्लास है और ये अंतिम क्लास है। आज ये जो चैप्टर है वो पूरे अच्छे तरीके से एकदम खत्म हो जाएगा। फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चे आज की इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार आप लोग यहां पे लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबाइएगा, बेल आइकन आएगा, घंटी आएगा, घंटी को भी आपको दबा देना है। जैसे ही घंटी दबाइएगा नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ऑल पे कर लेना है, ठीक है। तो फिर जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप लोग हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आपको सभी विषयों का, कक्षा 10वीं के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी नोट्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से आज क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज क्लास का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद बाबू आप मात्र 499 रुपए में सभी विषयों का नोट्स आप लोग ले सकते हैं। चलिए क्लास को बाबू हम यहां पे शुरू करते हैं। हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ा, मुद्रा क्या है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। जो आजकल का पत्र मुद्रा चल रहा है, आधुनिक मुद्रा चल रहा है, जो कागजी मुद्रा होता है जिसे हम लोग पेपर मनी बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़े। आज हम लोगों को पढ़ना है बाबू यहां पे एटीएम की, एटीएम क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग सभी बच्चे एटीएम को जानते होंगे, सभी बच्चे आप एटीएम एटीएम करते होंगे। लेकिन बाबू अगर आपसे एटीएम का पूरा नाम पूछा जाए, इसका तो शॉर्ट नाम है ना एटीएम, एटीएम का पूरा नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आता है लिखने के लिए कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, ए से होता है ऑटोमेटिक, टी से टेलर, एम से मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगर इसे हिंदी में बोले तो स्वचालित। ऑटोमेटिक को क्या बोलते हैं, स्वचालित, यानी जो खुद से चलता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक है, खुद से चलता है, स्वचालित टेलर मशीन, बस इसका हिंदी नाम है। बस हिंदी में क्या, ऑटोमेटिक को हिंदी में बोल दीजिए। ऑटोमेटिक का हिंदी क्या होता है, स्वचालित। तो यहां पे स्वचालित टेलर मशीन, बस हिंदी में क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन, इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ये जो एटीएम है बाबू आप लोग देखते होंगे, ये एसबीआई का होता है, केनरा बैंक का होता है, एचडीएफसी का होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है, हिटाची का होता है, बहुत सारा कंपनी का यहां पे एटीएम मशीन लगा रहता है। और जो एटीएम मशीन है इसको चलाने के लिए बाबू आपको बैंक एक एटीएम कार्ड देता है, और इसी एटीएम कार्ड से क्या होता है बाबू, यहां पे डाल के जितना भी आपको पैसा निकालना है आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक बात आप लोग जानते होंगे, खाली एटीएम से पैसा निकलता है नहीं, एटीएम से बाबू पैसा भी जमा होता है, ठीक है ना। आप लोग अगर शहर में आइएगा तो देखिएगा, जैसे आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो ज्यादातर, या एसबीआई में जाइएगा तो आपको जमा करने वाला भी मशीन मिलता है। एटीएम से पैसा भी जमा हो जाता है और एटीएम से पैसा निकलता भी है। तो ये आपको याद रखना है, एटीएम दोनों काम करता है। लेकिन ज्यादातर जो एटीएम होते हैं वो खाली पैसे निकालने वाले होते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर जो एटीएम होते हैं जो मार्केट में लगे रहते हैं वो पैसे निकालने वाले होते हैं। लेकिन बैंक में जो लगा रहता है ना, बैंक के अंदर जो एटीएम होता है उसमें आप पैसा जाके जमा भी कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। तो एटीएम दोनों काम करता है, पैसा जमा करने का भी काम करता है और पैसा निकालने का भी काम करता है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि भाई एटीएम कितने घंटे काम करता है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि एटीएम अपनी सेवा कितना घंटा तक देता है। तो एटीएम बाबू अपना सेवा कितना घंटा तक देता है, तो जहां भी एटीएम रहेगा ना वहां पे 24 घंटा लिखा रहेगा, 24 आवर। 24 आवर का मतलब हुआ कि बाबू जो एटीएम है ये 24 घंटा खुला रहता है, ठीक है ना। 24 घंटा दिन रात। अगर देखिए बैंक था पहले तो सारा लोग जाके लाइन लगाते थे, ठीक है ना। लाइन लगा के जाके फिर फॉर्म भरिए, लाइन लगाइए, फिर बैंक में से पैसा निकालिए, बहुत दिन दिन लग जाता था। हम ही लोग घर पे जब शादी पड़ता था
तो जाके बैंक में बाबू, एक आदमी बैंक में रहेगा, जब दिन भर में एक बार नंबर आएगा, जाके खड़ा रहिए लाइन में खड़ा रहिए, फिर नंबर आएगा, फिर आपको पैसा दिया जाएगा। फिर अगर सिग्नेचर खराब हो गया, मैच नहीं किया या फॉर्म गलती कर दिए, फिर फॉर्म भरिए, फिर लाइन में लगिए, फिर आपको यहां पे मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर हम लोगों का एटीएम आया सरकार ने, अब बैंक से क्या दे दिया बाबू, एटीएम कार्ड, ठीक है ना। अब बैंक में क्या होता है, ज्यादा भीड़ नहीं लगता है, लोग जाते हैं, एटीएम बहुत सारा है, जाके पैसा निकाल लेते हैं, बैंक जाना भी नहीं पड़ता है। तो एटीएम जो है बाबू, ये बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, जैसे एटीएम से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम से हम लोग पैसे जमा कर सकते हैं, और जो एटीएम है ये 24 घंटा सेवा देता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, एटीएम कितना घंटा सेवा देता है, तो एटीएम टोटल 24 घंटा, यानी दिनों रात ये काम करता है। लेकिन बैंक बाबू कब से कब काम करेगा, तो 10 से 4, ठीक है ना। बैंक में 10 से 4 के बीच में जाइएगा तो आप पैसा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो शाम 7 बजे भी जाइएगा, रात के 12 बजे भी जाइएगा, एटीएम खुला रहेगा, तो आपको अगर उसमें पैसा होगा तो आपको मिल जाएगा। अब यहां पे चलते हैं कि भाई एटीएम क्या है, लिखने के लिए आता है 2 नंबर में कि एटीएम क्या है। तो आप लोग लिखिएगा कि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बाबू जो बिजली से चलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स उसे बोलते हैं जो बाबू बिजली से चलता है, वैसे मशीन जो बिजली से चलता है। जैसे यहां पे ये मेरा मोबाइल फोन, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये बिजली से चलता है, इसमें करंट चाहिए चलने के लिए। तो जो भी करंट जिसमें चाहिए चलने के लिए उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो एटीएम को भी बाबू बिजली चाहिए, इससे भी करंट चाहिए चलने के लिए। तो यहां पे लिखा गया है कि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन है। अब इसका नाम आपको पूरा याद रखना है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, स्वचालित टेलर मशीन। हिंदी में क्या बोलते, सॉरी, हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं एटीएम को, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसे आपको याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है जिसके द्वारा ग्राहक जो है वो 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। यह अपनी सेवाएं 24 घंटा देता है। यानी जो एटीएम है, ये जो सेवा है बाबू कब कब देता है, तो ये टोटल दिन भर रात भर ये अपना सेवा देते रहता है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा भाई एटीएम क्या है, तो आप लोग लिखिएगा एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन है, या ऑटोमेटिक आप लोग बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक, यहां पे टिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जिसके द्वारा ग्राहक जो हैं वो 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं या 24 घंटे पैसे जमा कर सकते हैं। ये अपनी सेवा जो है ये 24 घंटा प्रदान करता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि लिख दीजिए कि एटीएम क्या है, अगर आपसे पूछेगा एटीएम क्या है, तो आपसे लिखा जाएगा, लिखिएगा एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन है, और इंग्लिश में पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम से जो ग्राहक हैं वो पैसे निकाल भी सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं, और जो एटीएम होता है अपनी सेवा 24 घंटा देता है। बस इतना आपको लिख देना है। आपको टोटल यहां पे पूरा 2 अंक का ये क्वेश्चन आता है, 2 अंक आपको यहां पे मिल जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए। यहां पे ये सही लिखा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक नहीं, आपको याद रखना ऑटोमेटेड, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपको याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपको याद रखना है। एटीएम का क्या होता है बाबू, ये पूरा नाम होता है इंग्लिश में ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब हुआ स्वचालित, यानी जो खुद से चलता है, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है, आप जाके जितना पैसा बोलिएगा अंदर से वो निकाल के दे देगा, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटेड है। तो अगर आएगा एटीएम क्या है, तो लिखिएगा एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम हिंदी में होता है स्वचालित टेलर मशीन, इंग्लिश में होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। होता है जिसके द्वारा जो ग्राहक है 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं, 24 घंटे पैसे जमा कर सकते हैं। ये अपनी जो सेवाएं हैं ये 24 घंटा देती है। बस आपको इतना याद रखना है, याद रह जाएगा ना। चलिए अब यहां पे आते हैं बाबू, हम लोगों को प्लास्टिक मुद्रा पढ़ना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई प्लास्टिक मुद्रा है क्या, ठीक है ना, और यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है। प्लास्टिक मुद्रा अब क्या हो गया है बाबू, तो जो हम लोगों का डेबिट कार्ड हो रहा है, एक होता है क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड जो होता है ना बाबू, उसमें देखिएगा डेबिट कार्ड लिखा रहेगा, क्रेडिट कार्ड लिखा रहेगा, ठीक है ना। एक मास्टर कार्ड होता है, बहुत सारा कार्ड होता है, वीसा होता है, पैसा होता है, बहुत सारा यहां पे होता है।
तो एक बाबू देखिए, डेबिट कार्ड जो होता है ना, जिससे हम लोग केवल पैसा निकाल सकते हैं, शॉपिंग करेंगे उस पे ज्यादा उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है और उसमें पैसा आपको मिलता है, और उस पैसे को यूज करके, ठीक है ना, उस पैसे को आप लोग कुछ भी शॉपिंग में यूज करिए, अब फिर क्या करिए, वो आपके बैंक अकाउंट में से काट लेगा। तो होता है बाबू, क्या होता है वो, शॉपिंग कार्ड भी उसे बोल सकते हैं, जो होता है हम लोगों का क्रेडिट कार्ड। यहां पे देखिए प्लास्टिक मुद्रा क्या है, प्लास्टिक मनी। तो आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। अब जितना भी प्लास्टिक मुद्रा है ना, प्लास्टिक मुद्रा यानी जो आपको एटीएम कार्ड मिल रहा है, ठीक है ना, जो डेबिट कार्ड मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मनी है। इसको ले जाइए, आपके पर्स में है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है, इसीलिए इसे प्लास्टिक मनी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे ले जाइए, एटीएम में लगाइए, आपको पैसा दे देगा कहीं भी। अब ये नहीं कि आपका बैंक मान लीजिए कि छपरा में है तो छपरे में जाके पैसा निकलेगा, नहीं। आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आपका एटीएम जो है बिहार का है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप जाके दिल्ली में भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसे प्लास्टिक मनी बोलते हैं। प्लास्टिक मनी इसीलिए इसे बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा, क्योंकि ये बाबू प्लास्टिक का बना होता है, और इससे आप लोग एटीएम से कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ये बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे बाबू क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं। तो प्लास्टिक मुद्रा बाबू आपको याद रखना है, डेबिट कार्ड को और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बाबू हमें कहां से मिलता है, तो जब आप लोग खाता खुलवाते हैं अपने बैंक में, वहां से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिलता है, इसे आपको याद रखना है। याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए, आपको याद रहेगा ना। पूछेगा कि प्लास्टिक मुद्रा इसमें कौन है, तो प्लास्टिक मुद्रा यानी प्लास्टिक मनी। तो जो हम लोगों के जेब में जो बाबू डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, यानी जो एटीएम कार्ड आप लोग बोल सकते हैं, एटीएम जो कार्ड होता है, ठीक है ना, वो क्या है बाबू, हम लोगों का प्लास्टिक मुद्रा। अब एटीएम में भी दो होता है, एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड से एटीएम में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से नहीं निकाल सकते, केवल उससे शॉपिंग होता है। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो प्लास्टिक मुद्रा आप लोगों को समझ में आ गया। प्लास्टिक मुद्रा में दो चीज होता है, डेबिट कार्ड और दूसरा आपको क्रेडिट कार्ड। दोनों बैंक के द्वारा मिलता है और दोनों देखने में एटीएम की तरह लगता है, और ये बैंक के द्वारा जारी किया था। इससे जब मन करे तब आप पैसा निकाल सकते हैं, जहां भी मन करे वहां भी आप लोग। अब तो ऐसा एटीएम कार्ड आ गया है कि ग्लोबल एटीएम कार्ड, अब आप लोग विदेशों में भी इससे पैसा निकाल सकते हैं। आप भारत के हैं, गए घूमने अमेरिका, वहां भी आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है बाबू, ये सब फंक्शन है, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है, इसीलिए हम इसे प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्लास्टिक मुद्रा इसमें से कौन है। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है बाबू, नाम आपको याद रखना है, डेबिट कार्ड, और दूसरा आपको याद रखना है क्रेडिट कार्ड। ये क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब अगला जो है बाबू हम लोगों को पढ़ना है बचत। बचत क्या है, तो अब एक आदमी बताइए कि एक आदमी 500 रुपया कमा के लाया, 300 क्या किया अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे, खाना पीना पे। एक दिन का हम बात बोल रहे हैं। एक दिन का अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति मजदूर आदमी है, 500 रुपया कमा के लाता है, 300 रुपया क्या किया, खाने पीने पे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, दवा बीरो पे 300 रुपया खर्च कर दिया। इसके पास बचा कितना, 200 रुपया। इस 200 रुपया को क्या किया, एलआईसी में जमा कर दिया, ठीक है ना। एलआईसी में क्या किया, इसे जमा कर दिया। तो ये इसका क्या है बाबू, बचत है, ठीक है। ये क्या है बाबू, बचत है। अब देखिए इसको परिभाषा कैसे देंगे इसका, तो ये क्या है बाबू, 500 रुपया कमा के लाए हैं ना, तो 500 रुपया कमा के लाए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे आय, यानी ये हमारा इनकम है। क्या है बाबू, ये हमारा इनकम है, ये आय है, ये हमारा इनकम है। ये क्या है बाबू, 300 रुपया जो दवा बीरो में खर्च हुआ है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे, खाना पीना पे 300 खर्च हुआ है, तो ये क्या है बाबू, हम लोगों का खर्च है। क्या है बाबू, खर्च है। अब देखिए 500 रुपया कमा के लाए, 300 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना, 200, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। ये क्या है बाबू, बचत है। और इसको ले जाके बैंक में जमा कर देता है वो किसान आदमी या मजदूर आदमी, या एलआईसी में ले जाके जमा कर दिया। तो ये क्या है बाबू, 200 बचत। यही हम लोगों को पढ़ना है कि भाई बचत क्या है। तो बचत क्या होता है, आय और खर्च। खर्च को बाबू हम लोग उपभोग भी बोलते हैं।
ठीक है ना। खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग भी बोलते हैं। तो आय और उपभोग का जो अंतर होता है, अंतर का मतलब घटाव, यानी जितना हम कमा के लाए और जितना हम उपभोग कर गए, उपभोग यानी खर्च कर गए, तो आय और उपभोग का जो अंतर होता है वही क्या होता है बाबू, हम लोगों का बचत होता है। यहां पे लिखा गया है बचत क्या है, तो लिखिएगा आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आय तथा उपभोग का जो अंतर होता है वही बचत कहलाता है। यानी जितना आप कमा के लाए उसमें से जितना आप खर्च कर दिए, यानी जितना आप उपभोग कर दिए, इसी का अंतर को, जितना आप कमा के लाए उसमें से जितना खर्च हो गया उसको अंतर कर लीजिए। अंतर का मतलब होता है घटाओ, उसमें से घटा लीजिए और जो आपके पास बचेगा वो क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। समझ में आया भाई बचत क्या है, बचत क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, ऐसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। एक आदमी 500 रुपया कमा के लाया, 300 रुपया खर्च कर दिया, खर्च को ही बाबू उपभोग बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, उपभोग मतलब खा गया, पी गया, दारू बीरू पे खर्चा कर दिया, पढ़ाई उड़ाई पे खर्चा कर दिया, उपभोग हो गया। कमा के लाया 500, 300 उपभोग कर दिया यानी खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना, 200, तो ये बचत कहलाएगा। बचत का परिभाषा क्या होगा, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। बस आपको याद रखना है, जितना कमा के लाइए और उसमें से जितना खर्चा कर दीजिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यानी घटा दीजिए दोनों को, जितना बचेगा वो आपका बचत कहलाएगा। बचत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब आदमी दो तरीके से बचाता है। एक आदमी क्या करेगा, कोई वस्तु खरीद लेगा, ठीक है ना, जैसे खेत खरीद लिया, पैसा बचा के 1-2 लाख रुपए एक आदमी एगो खेत खरीद लिया, बोला कि खेत खरीद लेंगे, समय पे इस पे खेती भी करेंगे, जब टाइम आएगा तो इसे बेच भी देंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो फिर हमारा पैसा का पैसा हो जाएगा, क्या उसमें से अनाज भी निकलेगा। तो एक होता है बाबू कि एगो हम वस्तु खरीद लिए, और दूसरा बचत होता है कि हम जाके बैंक में रख दिए, ठीक है ना। तो दो गो बचत होता है, आपको याद रखना है। एगो बचत होता है नगद बचत, एक होता है वस्तु संचय। एक क्या होता है बाबू, वस्तु संचय। इसमें क्या करते हैं कि हम वस्तु को खरीद लेते हैं, जैसे जमीन खरीद लिए, कंपनी खरीद लिए, उसको चला रहे, फिर बेचेंगे, हमारा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दो प्रकार का बचत होता है। कोई पैसा बचा बचा के क्या करता है, वस्तु को खरीद लेता है, और कोई नगद बचत करता है, उस पैसे को ले जाके सीधे बैंक में डाल देगा। तो दो तरीका से बचत होता है। समझ में आ रहा है। देखिए बचत क्या है, आय तथा उपभोग का अंतर, यानी जितना आप कमा रहे हैं उसमें जितना आप खर्चा कर दिए, जो आपका बचेगा वो बचत कहलाएगा। यानी एक आदमी 500 रुपया कमाया, 300 रुपया खर्चा कर दिया, यानी उपभोग कर दिया, बचा उसके पास 200, तो इस आदमी का बचत कितना है, 200। अब बचत जो है ना दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो बचत होता है नगद बचत, यानी ये जो आदमी है ये 200 रुपया ले जाके बैंक में डाल देगा। दूसरा आदमी क्या करेगा, यही आदमी कि 200 रुपया बचा बचा के 1-1.5 लाख रुपया कर देगा। अब इससे क्या करेगा, कोई कंपनी खोल लेगा, कोई जमीन खरीद लेगा, ठीक है ना, या कोई भी वस्तु खरीद लेगा, सोना खरीद लेगा, चांदी खरीद लेगा, और बोलेगा जब इसका कीमत बढ़ेगा तो हम इसको बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो ये होता है बाबू, आपको याद रखना है, वस्तु संचय। अब एक एक करके पढ़ते हैं भाई, नगद बचत क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद पढ़ेंगे वस्तु संचय क्या है। तो नगद बचत क्या है, तो कुल आय का ऐसा भाग जो किसी भी प्रकार की वस्तु पे खर्च नहीं किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नगद बचत, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नगद बचत। यानी कुल आय का ऐसा भाग जो किसी भी प्रकार के वस्तु पे खर्च नहीं किया जाता है, यानी जो इसके पास बाबू 200 रुपया बचा है ना, जो इसके पास बाबू 500 रुपया कमा के आया, 200 रुपया बचा, 300 रुपया खर्चा किया, यहां पे इसके पास 200 रुपया बाबू बचा। तो जो ये 200 रुपया बचा ना, अब इसको किसी वस्तु पे ये खर्चा नहीं कर रहा है, इसको क्या करेगा, बैंक में रख देगा। इससे कोई ना वस्तु खरीदेगा, ना कुछ भी नहीं खरीदेगा, ना किसी पे ये खर्चा करेगा। इसको क्या करेगा, बचा बचा के रखेगा, बैंक में रख दे या अपना तिजोरी में बंद करके रख दे। तो ये है बाबू नगद बचत। या उसको बैंक में डाल दे या अपना तिजोरी में बचा बचा रखे। इसको किसी भी वस्तु पे खर्चा नहीं करेगा, ना इससे जमीन खरीदेगा, ना इससे अपना स्कूल बनवाएगा, यानी ना इससे अपना कंपनी बनवाएगा, ना इससे ये बिजनेस करेगा। क्या करेगा, उसको तिजोरी में रखते जाएगा या बैंक में रख दिया। तो ये होता है नगदी बचत। आपको याद रखना है, नगदी बचत, आपको नगद बचत पता चला ना, कुल आय का ऐसा भाग जो किसी भी प्रकार के वस्तु पे खर्च नहीं किया जाता है, यानी उससे ना कोई वस्तु खरीदा
नगद आएगा, यानी उससे कुछ भी काम नहीं होगा, उसको ले जाके तिजोरी में रख रख के 200 रुपया डेली बचाइए, वो क्या हो गया आपका नगदी बचत हो गया। अब वस्तु संचय का मतलब क्या हुआ कि वस्तु खरीद लीजिए, जैसे आज सोना खरीद लीजिए 200 रुपया का, फिर कल भी सोना खरीद लीजिए, आप पैसा बचा के 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख का सोना खरीद लीजिए, रख लीजिए। फिर क्या होगा, आने वाले समय में सोना का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, आपको दुगुना तीन गुना पैसा मिलेगा। फिर ये आप लोग क्या किए, उससे और वस्तु खरीद लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, जमीन पे आप लोग खेती बाड़ी करिए, अनाज उगेगा, फिर क्या करिए, कुछ दिन के बाद बेच दीजिए जब पैसा ज्यादा मिले। तो ये होता है बाबू वस्तु संचय। कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पे खर्च किया जाता है। टिकाऊ यानी ये नहीं कि आप लोग क्या किए, यहां पे बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम कुल्फी 200 बचा है तो आइसक्रीम कुल्फी और बहुत सारा अच्छा अच्छा मीट मछली खाने पीने पे उसको खर्चा खरीद के लिया के वस्तु रख दीजिए। अब मान लीजिए कोई आइसक्रीम खरीद के रख दिया 200 का, उसको क्या करेगा, खा जाएगा, खाएगा तो बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो टिकाऊ वस्तु नहीं है जो नहीं बचेगा। जैसे आलू खरीद के रख लिया, 200 रुपया का आलू खरीद लिया, अब आलू कितना दिन चलेगा, 6 महीना, ठीक है ना। अगर उसको बेच दिया तो सही है। टिकाऊ वस्तु का मतलब जो टिका रहे, जो जल्दी खराब ना हो, ठीक है ना। तो कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पे खर्च किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वस्तु संचय। टिकाऊ वस्तु हो गया जैसे सोना चांदी खरीद लिया और आने वाले भविष्य में बेच दिया, जमीन खरीद लिया, ये भी टिकाऊ है, आने वाले समय में बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु संचय कहलाएगा। इसे आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है। अब बचत दो प्रकार के, एक होता है नकदी बचत, जो आदमी के पास 200 रुपया बच रहा है, इसको 200 रुपया कह के तिजोरी में रखिए। 30 दिन में कितना हो जाएगा, 6000। 12 महीना में कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72, 72,000 ये साल का बचा लेगा। अब उसको आप बैंक में रखिए या तिजोरी में रखिए, इसको वस्तु पे, इससे आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, वो क्या कहलाएगा, नगद बचत कहलाएगा। वस्तु संचय का मतलब 200 रुपया करके इकट्ठा किया, मान लीजिए 1 लाख रुपया इकट्ठा किया और उसका जमीन खरीद लिया, ठीक है, और फिर क्या करेगा, आने वाले समय में बेचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु संचय, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ जल्दी से। नगद बचत यहां पे क्या है, तो कुल आय का ऐसा भाग जो किसी भी प्रकार के वस्तु पे खर्च नहीं किया जाता है उसे हम लोग नगद बचत करते हैं। इससे कोई भी वस्तु नहीं खरीदाएगा, या तो उस पैसे को तिजोरी में जमा करके बढ़ाया जाएगा डेली 200 उसमें डाल के, या बैंक में डाल के उसको बचाया जाएगा, तो नगद बचत कहलाता है वस्तु संचय। यानी पैसा बचा बचा के आप टिकाऊ वस्तु खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, खेत खरीद लीजिए, कंपनी खरीद लीजिए, तो ये सब टिकाऊ वस्तु है उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। 4 क्लास करवाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबू, 4 क्लास होगा, चलो बोल दिए तो होगा, प्रयास करते हैं। आपको समझ में आ गया ना। बचत बाबू क्या है, तो एक आदमी कमा के लाया, 500 300 खर्चा कर दिया, उपभोग कर दिया, तो 500 में 300 उपभोग कर दिया, खर्चा कर दिया, बचा कितना, 200, तो क्या कहलाएगा, बचत। अब आदमी दो तरीके से बचत करेगा, या तो 200 रुपया को बचा बचा के रखेगा, उसे कोई वस्तु पे नहीं खर्च करेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे नगद बचत। या क्या करेगा, उस 200 रुपया को जोड़ के जब ज्यादा हो जा रहा है तो उसका टिकाऊ कोई वस्तु खरीद ले रहा है, जैसे सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, खेत खरीद लिया, और आने वाले समय में उसे बेच के फिर उससे ज्यादा पैसा कमाएगा, तो क्या कहलाता है, वस्तु संचय कहलाता है। तो बस इतना आपको समझना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए बचत हम लोग जान गए कि भाई बचत क्या है और बचत कितने प्रकार से होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है यहां पे साख। अब देखिए लोगों के पास पैसा होता है ना, मान लीजिए किसी गांव में बाबू पैसा हो गया, मान लीजिए किसी गांव के एक आदमी के पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख रुपया हो गया। अब क्या करेगा बाबू ये, अब ये क्या करेगा आदमी, अब ये सूद पे पैसा देना चालू करेगा, ठीक है ना। गांव में आप लोग सूद पे पैसा देना आप लोग जानते हैं ना। ये क्या करेगा, बोलेगा 10 रुपया सैकड़ा। अब ये कैसे होता है, साल भर का 100 रुपया लेता है कि महीना का 100 को लेता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, सूद पे देगा। और सूद पे बाबू किसी को भी पैसा नहीं दिया जाता है। देखिए सूद पे आप जाइएगा ना पैसा लेने, तो क्या करेगा, आपसे पहले देखेगा कि आपके पास है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको कर्जा चाहिए 50,000 का, ठीक है ना, 50,000 का कर्जा चाहिए, तो देखेगा जो कर्ज देने वाला है ना, वो देखेगा
कि आपके पास 50,000 का संपत्ति है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास खेत है 50,000 लायक, तो क्या करेगा, खेत का कागज ले लेगा आपसे, आपके पास लिखवा लेगा कि 2 साल में पैसा नहीं देंगे तो खेत इनका हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिखवा लेता है कि वो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए अगर हम किसी को पैसा दे दिए 50,000, ना उसके पास खेत है ना बारी है ना कुछ है, वो खा पी के चला गया, भाग गया छोड़ के, तो हमारा 50,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डूब गया आपका। इसीलिए साख बाबू बनाया गया है। साख आपको देखना पड़ता है, जब भी आप कर्ज दीजिएगा ना तो उसका साख देखना पड़ता है कि भाई उसके पास 50,000 अगर आपको कर्ज देना है, मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसा है, कर्ज आपको देना है, तो उसका साख देखना पड़ेगा कि उसके पास 50,000 का प्रॉपर्टी है कि नहीं। देखना पड़ेगा कि उसके पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वो नशेड़ी आदमी तो नहीं है ना कि आज ले लिया और खा पी लिया, आज 50,000 लिया या 10,000 5,000 लिया, रात में पी पा लिया, नशा में ले लिया आपसे, पी पा के रात में पी पा के सो गया, और फिर सुबह उठ के बोल रहा है कि हम आपसे पैसे नहीं लिए। तो बाबू ये सब दिक्कत है। ये सब कर्ज देने से पहले आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि उसके पास 50,000 दे रहे हैं तो 50,000 का उसका प्रॉपर्टी है कि नहीं। आदमी नशा वशा तो नहीं करता है, नशा के हालत में 500 रुपया आपसे ले लिया, पी पा लिया, बढ़िया से मुर्गा चिकन खाओ लिया, फिर सुबह उठ के बोलिएगा कि पैसा दो, बोलेगा हम आपसे पैसे नहीं लिए, तो फिर आप क्या करिएगा। तो दूसरा ये सब आपको देखना पड़ेगा। तीसरा आपको देखना पड़ेगा कि धोखेबाज तो नहीं है, ठीक है ना, उसके पास है कि नहीं। तो कर्ज देने से पहले बाबू साख को देखा जाता है, और वही आपको साख यहां पे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वही क्या करना है, आपको साख पढ़ना है। साख का मतलब अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, आप लोग देखिए, सूद पे दीजिए चाहे ऐसे ही दे दीजिए, ठीक है ना। सूद नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेते हैं लोग, चलिए उनका मर्जी, लेकिन ज्यादातर ये होना चाहिए कि सूद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी सूद में पेरा जाता है। बहुत गरीब लोग ही कर्जा लेता है, और गरीब लोग कैसे देता है वो पता है, ठीक है। तो अगर किसी को आप कर्ज दे रहे हैं ना, तो उसका साख आपको देखना पड़ेगा कि उसके पास उतना जमीन है कि नहीं। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, दे देते थे पैसा और कागज, खेत का कागज ले लेते थे ओरिजिनल, और उस पर लिखवा लेते थे, ठीक है ना, कि अगर 2 साल के अंदर ये 5,000 रुपया नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो खेत मेरा हो जाएगा, तब तक मैं ये खेत को बो के खाऊंगा। यानी जो पैसा देगा ना वो क्या करेगा, खेत का कागज ले लेगा और खेत को बो के खाएगा। 2 साल के अंदर ये पैसा नहीं दिया तो उसका खेत क्या हो जाएगा, जिसने कर्ज दिया है उसके नाम पे चला जाएगा। तो यही सब साख होता है। आप लोग देखिए साख क्या है, आप लोग समझिए। साख विश्वास या भरोसा होता है, ठीक है ना। साख क्या है, विश्वास या भरोसा। अगर आपको किसी पे विश्वास है या भरोसा है तभी उसको कर्ज दीजिए। अगर भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये पियक्कड़ सियक्कड़ आदमी है, ठीक है ना, डाकू को ले लेगा अब बाद में नहीं देगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप कमजोर हैं, दुबला पतले हैं, और किसी मजबूत आदमी को कर्ज दे दिए, जाइएगा मांगने, जाइएगा तो बोलेगा भागो यहां से नहीं देंगे। तो ये सब आपको देख के देना होता है, ठीक है ना। तो साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है साख का अर्थ क्या होता है, तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। अगर आपके पास विश्वास, अगर किसी व्यक्ति जिसको कर्ज देना है उस पर अगर विश्वास है, भरोसा है, तो आप कर्ज दीजिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास होता है या भरोसा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतना अधिक होता है। अब ये बाबू होता है ना, जैसे आप लोग लोन लेते हैं बैंक से, अगर टाइम पे चुका दीजिएगा तो फिर दूसरा कंपनी आपको फट से लोन दे देगा, ठीक है ना। आपका सिविल स्कोर, आप लोग नाम सुने होंगे ना, सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आके क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सिविल स्कोर। तो अब इसी को ना सिविल स्कोर बैंक बना दिए। बैंक भी बाबू कर्ज देता है, ठीक है ना, वो हम लोगों से पैसा लेता है तो उसका ब्याज देता है बाबू, ज्यादा से ज्यादा देगा 6%, ठीक है ना। अगर वही लोन अगर जाइएगा लेने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसको देता है 12% ब्याज, 13% ब्याज, 15% ब्याज, 14% ब्याज, इतना लेता है, ठीक है ना। और हम लोगों का जो पैसा फिक्स होता है, फिक्स का बात कर रहे हैं, वो देता है 6%। या अगर आप लोग खाली अगर खाता में पैसा रख दिए, उसको फिक्स नहीं किए हैं, तो 2 से 3% देता है, ठीक है ना। अगर किसी के बैंक में मान लीजिए 1,00,000 रुपया है तो साल का कितना मिलेगा, महीना का 200 रुपया 300 रुपया मिलेगा। अगर फिक्स करिएगा तो 600 मिलेगा। लेकिन वही 1,00,000 रुपया क्या करेगा बाबू, किसी लोन वाले को दे देगा। बैंक क्या करेगा, लोन भी तो देता है ना, किसी ट्रैक्टर वाले को लोन दे दिया 1,00,000, वो क्या करेगा 12% पे लेगा, यानी उसका इनकम कितना हुआ 1,200 रुपया, यानी पर मंथ वो कितना कमाएगा आपके पैसा से 1,200, ठीक है ना, 1,300 1,500 रुपया वो क्या करेगा महीना का लेगा। तो इसी तरह बैंक का बाबू इनकम होता है। आप पैसा रखते हैं
वो आपके पैसा को दूसरे को दे देता है ब्याज पे, लोन पे, ठीक है। वो क्या करेगा, लोन चुकाते जाता है, बैंक के पास पैसा होते जाता है, तो बैंक जो है ना, आदमी जो लोन लेता है उससे ज्यादा पैसा वसूल करता है, ठीक है। ये आपको यहां पे समझ में आ गया। अब यहां पे बाबू देखिए, साख का मतलब, अगर आप लोन लिए गाड़ी के लिए और क्या किए, टाइम टू टाइम सारा चीज चुका दिए, चुका के क्लियर कर दिए, तो आपका साख अच्छा है, यानी आपका सिविल स्कोर जो है ना अच्छा है। अगर आप लोन ले लिए और उसको चुका नहीं रहे हैं, एक महीना का, अगला महीना, अगला महीना का पिछला महीना, या चुका नहीं रहे हैं, गाड़ी लोन पे ले लिए, कमाने निकल गए आप दिल्ली और लोन भर नहीं रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा कंपनी आपको क्या करेगा, फिर लोन नहीं देगा। सिविल स्कोर बाबू बनता है, सारा बैंक लोन लेने से पहले सिविल स्कोर देखता है कि इसका साख कैसा है, लोन लिया है तो चुकाया है कि नहीं, कितना टाइम लगा है, वो सारा दिख जाता है। तो वही होता है बाबू, जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसका साख उतना ही अधिक होता है। जिस पे ज्यादा भरोसा या विश्वास रहेगा ना, उसे गांव में कोई भी कर्ज दे देगा। यानी कोई आदमी है, कर्ज लिया, बोला कि 5 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे दिया, 5 दिन से पहले दे दिया, तो उसका साख अच्छा है। किसी से भी फिर वो दोबारा, अब मान लीजिए एक आदमी, हम है, हमसे कोई व्यक्ति आया, बोला कि मार साहब 500 रुपया दे दीजिए, 2 दिन में दे देंगे, हम दे दिए 500 रुपया, 2 दिन में दे दिया। अब एक ऐसा आदमी, फिर वो आदमी आएगा हमारे पास जो 2 दिन में पैसा, बोला कि 2 दिन में पैसा लौटा देंगे, 2 दिन में वो पैसा लौटा दिया, फिर वो फिर आएगा, फिर बोलेगा कि दे दीजिए मार साहब 500 रुपया, 3 दिन में लौटा देंगे, तो हम दे देंगे भाई कि वो तो 2 दिन में लौटा दिया, फिर 3 दिन में बोल रहा है 3 दिन में लौटा देगा, उसको दे देंगे। तो इसका साख बाबू अच्छा है। अगर वही कोई व्यक्ति आ गया, नशेड़ी वाला, पीने खाने वाला, आके बोलेगा मार साहब 500 रुपया दीजिए, हम उसको 500 रुपया दे दिए, ठीक है। वो क्या किया, ले गया, पी पा के सो गया, 3 दिन तक सोए रह गया, बोला था कि 2 दिन में देंगे, 3 दिन तक हो गया, नहीं दिया, फिर जाके बोलिएगा 500 रुपया दीजिए मेरा, तो बोलेगा कैसा 500 नहीं लिए। अच्छा, जो पी गए, अब पी गए हैं, उसको याद दिलाना पड़ेगा कि आप पी गए हैं, तो बोलेगा अच्छा नशा में ले लिए, ठीक है हम दे देंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 6 महीना में लिया के देगा, फिर उसको आप पैसा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसका साख जो है बाबू वो खराब हो चुका है। यानी जो विश्वास है वो क्या किया है बाबू, खो दिया है। तो जो व्यक्ति टाइम पे पैसा नहीं देगा, उसका विश्वास जो है बाबू, भरोसा तोड़ दिया ना मेरा, बोला था 2 दिन में देंगे लेकिन 6 महीना में दे रहा है, तो विश्वास तोड़ दिया, तो उसको जल्दी से फिर आएगा कर्जा मांगने, तो हम देंगे नहीं देंगे, तो उसका साख यानी सिविल स्कोर क्या हो गया बाबू, खराब हो गया। यानी जिसका जो बोला था बाबू पहले कि मार साहब 2 दिन खाती दीजिए पैसा 500, दे दिए हम, वो लाके दे दिया, तो उसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसका साख मजबूत है। जब भी वो पैसा मांगने के लिए आएगा तब हम उसको दे देंगे, क्योंकि पता है कि जब बोलता है तब वो दे देता है। तो ऐसे ही बाबू बैंक भी देखता है सिविल स्कोर। अगर आप लोन लिए हैं, टाइम से चुका दीजिएगा, सिविल स्कोर अच्छा होगा, फिर अगर आप लोग और कहीं से भी लोन लेना चाहेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बार अगर आप लोग गड़बड़ घोटाला कर दिए, टाइम पे लोन नहीं दिए, तो दोबारा लोन लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगा, ठीक है ना। तो यहां पे साख क्या है, तो साख विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा होता है, यानी अगर हम पैसा देंगे वो लौटा देगा, उस व्यक्ति का उतना साख क्या होता है, अधिक होता है, यानी उस व्यक्ति का साख अच्छा है, उससे कोई भी कर्ज दे देगा। और जिस व्यक्ति पर जितना कम विश्वास होता है उसका साख उतना ही कम होता है। यानी जिस व्यक्ति पे अगर जितना ही कम भरोसा किया जाए, यानी पैसा दिए और वो अगर नहीं दे रहा है, मांगने पे दे रहा है, बार बार अपना ही पैसा आपको मांगना पड़ रहा है, तो उसका जो विश्वास है उस पे नहीं है, उसका साख उतना ही क्या होगा, कम होगा, और उसको लोग पैसा देने से क्या होंगे, डरेंगे, ठीक है ना। क्या होगा बाबू, पैसा देने से यहां पे डरेंगे। समझ में आ रहा है बाबू साख क्या है, तो साख होता है बाबू विश्वास या भरोसा, ठीक है ना। जिस आदमी पे ज्यादा विश्वास होगा कि उसको पैसा देंगे तो लौटा देगा, उस व्यक्ति का साख अधिक है, ठीक है ना, उसको फट से कर्जा मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति पे विश्वास भरोसा नहीं है उसका साख जो है बाबू कमजोर है, उसको जल्दी कोई कर्जा नहीं देगा। आप भी कर्जा नहीं दीजिएगा, दूसरा कोई भी गांव का कर्जा नहीं देगा। समझ में आ गया बाबू साख क्या है। अगर कोई बोलेगा साख क्या है, तो साख होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ज्यादा विश्वास होगा उसका साख अधिक होगा, और जिस व्यक्ति पर जितना कम ही भरोसा होगा, विश्वास होगा, उसका साख उतना ही कम होगा। समझ में आ गया। साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। अब देखिए साख के 2 पक्ष होते हैं। साख में बाबू यानी कर्जा लेने देने में कई आदमी होता है, तो कर्जा लेने और देने में बाबू 2 आदमी होता है। एक ऋणदाता होता है। ऋणदाता का मतलब जो कर्ज दे रहा है, कर्ज देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणदाता बोलते हैं। और ऋणी किसे बोलते हैं, ऋणी
यानी जो कर्ज लेता है, यानी जो कर्ज लिया वो ऋणी हो गया, और जो कर दिया यानी कर्ज दिया वो क्या हो गया बाबू, हम लोगों का ऋणदाता। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछेगा ऋणदाता कौन है, तो जो कर्ज देता है वो ऋणदाता हुआ। ऋणी कौन हुआ, तो जो कर्ज लेता है। मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है ना, हमें 500 रुपया का जरूरत है, ठीक है। हम क्या किए बाबू, अपने स्टूडेंटों के पास गए, बोले कि स्टूडेंट तुम क्या करो, मुझे 500 रुपया दो, अगले दिन दे देंगे। स्टूडेंट क्या किया, मुझे 500 रुपया दे दिया, तो ये स्टूडेंट दिया, तो ये ऋणदाता हुआ, यानी मुझे वो कर्ज दे रहा है, तो वो ऋणदाता, यानी जो कर्ज देता है वो ऋणदाता होता है, ठीक है, ऋणदाता। अब मैंने कर्ज लिया, तो जो आदमी कर्ज लिया है वो क्या कहलाएगा, ऋणी कहलाएगा, यानी मैं कर्ज लिया हूं। ऋणदाता क्या होता है, तो जो कर्ज देता है वो ऋणदाता कहलाता है, और ऋणी क्या होता है कि जो कर्ज लेता है उसे ऋणी कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। साख में दो आदमी होता है, एक वो कर्ज देने वाला, एक वो कर्ज लेने वाला। जो कर्ज देने वाला होता है उसे ऋणदाता बोलते हैं, और जो कर्ज लेने वाला होता है उसे ऋणी बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गई गुरुजी, समझ में आ रहा है? जो कर्ज लेता है वो ऋणी, और जो कर्ज देता है वो ऋणदाता, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे एक दो क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे देखिए, साख से क्वेश्चन है। देखिए यहां पे पूछा गया साख का अर्थ क्या है। यहां पे देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, तो तीसरा चैप्टर आप लोग निकाल लीजिए इकोनॉमिक्स का, 53 नंबर पेज, पहला क्वेश्चन ही देखिए, साख का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया है विश्वास करना, बी ऑप्शन दिया है ऋण लौटाने की क्षमता, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए साख का मतलब क्या होता है, विश्वास या भरोसा, और दूसरा ऋण लौटाने की क्षमता, यानी उसके पास क्षमता होना चाहिए कि वो कर्ज लौटा दे, तभी तो हमारा विश्वास होगा ना। विश्वास का मतलब क्या, कि जो कर्ज देंगे वो लौटा देगा, यही तो विश्वास है ना। विश्वास का यहां पे मतलब बाबू क्या हो रहा है, कि जो हम कर्ज देंगे वो क्या करेगा, लौटा देगा, तो ये हुआ विश्वास। अगर नहीं लौटाया तो वो अविश्वासी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू? तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है साख का अर्थ क्या है, तो साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों होता है। यानी आप पे विश्वास हो, और दूसरा अगर हम आपको कर्ज दे रहे हैं तो आप उस कर्ज को लौटा दीजिए, तो यहां पे दोनों होगा। देखिए ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना। और यहां पे देखिए आगे यहां पे और यहां पे देखते हैं साख से कौन सा क्वेश्चन दिया है। साख से और क्वेश्चन है अभी आगे, और आपको पढ़ना है। साख अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। अभी यहां पे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। अभी हम आपको बताया प्लास्टिक मुद्रा जो प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक से क्या बनता है, क्रेडिट कार्ड बनता है, डेबिट कार्ड बनता है, और इनको क्या बोला जाता है, एटीएम कार्ड बोला जाता है। तो देखिए यहां पे बाबू, यहां पे बाबू आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा ऑप्शन दिया है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड है, कि करेंसी नोट है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम आपको बताया ना, डेबिट कार्ड जितना एटीएम कार्ड होता है ना, वो डेबिट कार्ड होता है जिसे हम लोग लगा के पैसा निकालते हैं। एक होता है क्रेडिट कार्ड जो शॉपिंग के लिए बनता है, ज्यादातर उसे क्या करते हैं हम लोग, शॉपिंग करते हैं, उसे पैसा निकालना उकालना, ज्यादा निकालिएगा ज्यादा पैसा कटेगा, तो शॉपिंग उससे ज्यादा होता है। तो जो डेबिट कार्ड होता है, जो बैंक हमें एटीएम देता है, वो डेबिट कार्ड होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो डेबिट कार्ड, यानी जो हम लोगों का एटीएम कार्ड है ना, उस पे देखिएगा लिखा रहेगा डेबिट कार्ड। हमारे पास भी एटीएम है, मिलता है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहां लिखा रहता है, एक सेकंड हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास भी है यहां पे, आप लोग चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये है ना बाबू, यही होता है। देखिए यहां पे लिखा है डेबिट, आप लोग यहां पे देखिएगा ना,
यहां पे अगर पास से आपको दिखाया जाए तो यहां पे आप लोग देखिए लिखा गया है डेबिट। ये डेबिट कार्ड, जितना ये एटीएम कार्ड होता है ना, ये एकदम प्लास्टिक का बना होता है। तो ये जब बाबू प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये कौन सा कार्ड हुआ, हम लोगों का प्लास्टिक मुद्रा हुआ। और ये क्या है बाबू, डेबिट कार्ड है। यानी डेबिट कार्ड का मतलब इससे आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, पैसा निकालिए, जो भी आपका एटीएम में लगा के पैसा वैसा निकालना है, इसी से क्या होता है बाबू, आपका निकलता है। और ये प्लास्टिक का बना होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्लास्टिक मुद्रा कौन है, तो ये है बाबू डेबिट कार्ड। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे देखिए साख का आधार क्या है। देखिए ये भी 2022 में आपसे पूछा गया। अभी हम लोग साख पढ़ रहे हैं ना, तो साख के बारे में आप समझिए। यहां पे बोल रहे हैं साख का आधार क्या है, यानी साख का बाबू बेस क्या है, यानी नींव क्या है। आपसे बोल रहा है विश्वास है कि बचत है कि निवास है कि उपभोग है। जल्दी से आप लोग बताइए साख का बाबू यहां पे आधार क्या है, विश्वास है कि बचत है कि निवेश है कि उपभोग है। साख का आधार क्या है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। साख का बाबू आधार क्या है, यहां पे आपको बताना है। साख का आधार क्या है, विश्वास। बहुत ही बढ़िया। साख का बाबू आधार क्या है, तो साख का आधार है विश्वास। देखिए बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो साख का बाबू आधार क्या है, तो साख का आधार होता है विश्वास। अभी हम आपको पढ़ाए साख का आधार क्या है, विश्वास या भरोसा। ये आप लोग ना बचत से इससे संबंधित है, ना धन दौलत, किसी से भी नहीं। साख का मतलब भरोसा या विश्वास, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और है क्या यहां पे साख से। देखिए अब यहां पे पूछ रहा है बचत क्या है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, बचत क्या है। ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। उपभोग तथा बचत का अंतर, उपभोग तथा बचत का अंतर। दूसरा आय तथा उपभोग का अंतर। तीसरा ऑप्शन दिया है उपभोग तथा उत्पादन का अंतर। डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे बाबू क्या पूछ रहा है, बचत क्या है, तो बचत क्या है, आय और उपभोग का अंतर। उपभोग यानी खर्च, आय और उपभोग का अंतर कौन सा दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है ना। तो ये सब बाबू देखिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये सब क्वेश्चन देखिए ए टू जेड आ रहा है। बचत क्या है, तो बचत क्या है बाबू, आय तथा उपभोग का अंतर। यानी बी वाला ऑप्शन में दिया आय तथा उपभोग का अंतर। यानी जितना आप कमाए उतना आप क्या कर, जितना आप कमाए वो आपका आय, और जितना खर्चा कर दिए वो आपका उपभोग, ठीक है। अब दोनों को जब घटाएंगे जो बचेगा, 500 कमाए 300 खर्चा कर दिए, 200 बचा, तो 200 हमारा बचत कहलाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए इसमें और दिया है कि नहीं। चलिए अब आगे नहीं दिया है, अब जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो हम देंगे। तो साख आपको पता चला भाई, साख क्या है, तो साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पे जितना भरोसा रहेगा कि वो कर्ज लौटा देगा, उसका साख अधिक होगा, यानी उसका सिविल स्कोर अच्छा होगा, उसको कर्ज उतना ज्यादा मिल जाएगा कहीं से। और जिसका सिविल स्कोर खराब होगा, यानी जिस पे भरोसा नहीं होगा, वो क्या है बाबू, उसका साख खराब है, जल्दी उसको कोई कर्ज नहीं देगा। साख में दो गो पक्ष होते हैं, आपसे पूछ देगा साख में कितने पक्ष होते हैं, तो साख में दो गो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। जो कर्ज देता है वो ऋणदाता हुआ और जो कर्ज लेता है वो ऋणी हुआ। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है साख का मुख्य आधार। अब साख का आधार क्या क्या है, किस पे क्या देखकर आप लोग कर्ज दीजिएगा। अगर किसी को कर्ज, देखिए पढ़ाई का मतलब यही सब हुआ। देखिए ये काम का टॉपिक है, आप लोग बड़े हो गए, आगे चलिएगा, बड़े हो जाइएगा, पैसे कमाइएगा, तो ये आपके जीवन में यूज होगा। साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग कहां यूज करिएगा, 10th में इतना आपको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना है, उसका यूज कहां पे करिएगा, यूज तो कहीं पे नहीं करिएगा, लेकिन आपका दिमाग बढ़ता है, सोचने का जो तरीका है ना, फास्ट आप लोग सोचते हैं। लोग बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी साइन थीटा कॉस थीटा का उपयोग हम जीवन में कहां करेंगे। भाई जीवन में उपयोग करिए चाहे नहीं करिए, जब आप उसे बना रहे हैं ना, तो आपका दिमाग तेज हो रहा है, और दिमाग तेज होता है तो आप लोग फट से निर्णय लेते हैं, किसी भी चीज को फट से सॉल्व करते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए अच्छा है, ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं गुरुजी हम साइन थीटा कॉस थीटा कहां इसका यूज करेंगे। भाई जिंदगी में कहीं पे आप यूज नहीं करिएगा, लेकिन इससे पढ़ने से तो आपका दिमाग विकसित हुआ ना, ज्यादा आपका दिमाग सोचने की क्षमता बढ़ा। किसी भी प्रश्न को, किसी भी सिचुएशन में जाइएगा, फट से आप निर्णय लीजिएगा। कैसे लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े, जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं जाके दूसरा कोई से राय लेते हैं। आप लोग सुने होंगे कि नहीं, जो अनपढ़ होता है वो पढ़ा लिखा के पास या जिसके पास पैसा रहता है उसके पास जाके राय लेता है। क्यों राय लेता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसका दिमाग फास्ट चलता है, तो उसको अच्छा राय देगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़े, आपका दिमाग फास्ट कम करता है, तो दूसरे आदमी का आपको राय लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग यूज करके क्या सही है क्या गलत है आप लोग खट से निर्णय ले सकते हैं। और क्यों, कब लीजिएगा, तो जब आप पढ़ने में तेज होइएगा, अपने दिमाग को तेज बनाइएगा तब, ठीक है।
चलिए, साख का बाबू मुख्य आधार क्या है, यानी आप लोग क्या क्या देखकर कर्ज दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसका यूज है बाबू जिंदगी में, अगर मान लीजिए आप पढ़ के बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हो गए, किसी को कर्ज देना है तो क्या देखकर आप कर्ज दीजिएगा। कोई भी आएगा तो उसे उठा के पैसा दे दीजिएगा, नहीं। क्या देखिएगा उसका, तो उसको देखिएगा कि भाई उसका उस पर हमको विश्वास है कि नहीं। पैसा लेके तो नहीं ना भाग जाएगा, पीता होता तो नहीं है ना, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उस पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, उसका चरित्र देखना है कि भाई चरित्र कैसा है, पियक्कड़ होकर तो नहीं ना है कि आज पैसा दे दिए 500, अब पी पा गया, बोलेगा कल से हम पैसे नहीं लिए, तो फिर क्या करिएगा। उसका चरित्र देखना होगा। तीसरा आपको देखना होगा कि चुकाने की क्षमता, यानी जो ऋण लिया है वो चुका पाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि कर्ज ले लिया 1 लाख, ना 1 लाख का उसका संपत्ति है, ना वो काम करता है, तो आपका पैसा तो डूब गया। आप दे दिए, वो क्या किया, लेके यूज कर लिया उसको। अब देने का बारी आया तो हाथ पैर जोड़ ले रहा है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये सब देखना होता है, ठीक है ना, कि वो ऋण चुका पाएगा कि नहीं। तीसरा, पूंजी या संपत्ति। अगर आप लोग 1 लाख का कर्ज दे रहे हैं, 10,000 का कर्ज दे रहे हैं, तो देखिए कि उसके पास 10,000 का संपत्ति है कि नहीं। कहीं भाग गया पैसा लेके तो आप क्या करिएगा, उसका जमीन हथिया लीजिए, ठीक है ना, हथियाना पड़ता है। मान लीजिए उसके पास जो संपत्ति है, देखिए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसे होता है। पूंजी या संपत्ति, यानी देखिए 5,000 आप रुपया दिए, तो देखिए कि 5,000 लायक उसके पास कोई जमीन उमीन या मतलब उसके पास कुछ वस्तु है कि नहीं 5,000 का। मान लीजिए नहीं देगा तो उसका आप वस्तु ले लीजिए, बात बराबर हो गया, ठीक है। ऋण की अवधि देखना है कि भाई वो टाइम से पैसा दे रहा है कि नहीं। एक बार पैसा किसी से लिए, अब होता है ना कि भाई पैसा किसी से ले लिए, अब पैसा नहीं दे रहा, तो आदमी बार बार द्वार पे आता है, ठीक है ना, बोलता है कि भाई पैसा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मतलब कब दीजिएगा कब दीजिएगा। तो गांव में हल्ला हो जाता है कि फलानवा आदमी क्या पैसा लिया है, पैसा नहीं दे रहा है टाइम से। तो ये भी पता आपको करना होगा कि ऋण की जो अवधि है कि वो अवधि में पैसा चुका रहा है कि नहीं, किसी से ले रहा है तो दे रहा है कि नहीं, ये सब आपको जांच करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा बाबू, पैसा देना होगा। सर अब क्लास को बढ़ा दीजिए ना प्लीज। ठीक है बाबू, क्लास को बढ़ा देंगे। चलिए, अब यहां पे देखिए सबसे पहले विश्वास आपको देखना होगा। कर्ज देने से पहले आपको विश्वास देखना होगा। साख का मुख्य आधार है विश्वास, यानी साख का मुख्य आधार क्या है, यही क्वेश्चन पूछा था कि साख का आधार क्या है। तो साख का बाबू मुख्य आधार क्या है, तो यह है विश्वास। यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। साख का मुख्य आधार क्या है, विश्वास। साख देने वाले या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा। ऋणी का मतलब होता है जो कर्ज लेने वाला, यानी साख का यहां पे विश्वास जो है बाबू, ये क्या है, साख का मुख्य आधार है, यानी कर्ज देने का मुख्य आधार है साख, ठीक है ना। साख देने वाला यानी कर्ज देने वाला जो ऋणदाता है, यानी कर्ज देने वाला जो होता है ऋणदाता, उधार देने वाले को तभी तैयार होता है जब उस पर विश्वास होता है कि ऋणी जो है पैसा लौटा देगा, है कि नहीं। अब कर्ज किसे दीजिएगा, जो लौटा देगा पैसा उसी को ना कर दीजिएगा, जिस पे विश्वास होगा। तो पहला बाबू यही है कि साख का मुख्य आधार होता है विश्वास, और साख देने, यहां पर देखिए साख देने वाला यानी कर्ज देने वाला यानी ऋणदाता, या ऋणदाता लिखा है, साख देने वाला यानी ऋणदाता, साख देने वाला या ऋणदाता यानी जो कर्ज दे रहा है। कर्ज देने वाला उधार देने को तभी तैयार होता है जब उस व्यक्ति पे क्या हो, विश्वास हो, यानी जो ऋणी है वो पैसा चुका देगा तब वो कर्ज देने पे तैयार होता है, नहीं तो नहीं देगा। क्योंकि वो भी जो पैसा कमाया है, जिसके पास 1 लाख रुपया, ऐसे ही थोड़ी पैसा कमाया, मेहनत से पैसा कमाया। जब मेहनत से पैसा कमाया है, अगर वो पैसा दे दिया डूब गया तो फिर वो क्या करेगा, दिक्कत है ना। तो इसीलिए क्या, तो साख बाबू जो है आपको याद रखना है, यहां पे साख में यानी जब आप कर्ज देते हैं तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, क्योंकि साख का मुख्य आधार है विश्वास। और कर्ज देने वाला तभी तैयार होता है जब जो ऋणी है यानी जो कर्ज लेने वाला है वो उस पर ज्यादा भरोसा करता है, विश्वास करता है कि वो मेरा पैसा दे देगा। तो पहला विश्वास। दूसरा, उसका चरित्र आपको देखना पड़ेगा। ऋणी का चरित्र भी उसके साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि अगर ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी ओर चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है
और उन्हें ऋण देने में यहां पे ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। अब यहां पे लिखा गया है चरित्र। अगर चरित्र अच्छा है तो उसका साख मजबूत होगा, कोई भी उसको कर्जा दे देगा। लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है, आप पैसा ले लिए खा गए नहीं दे रहे हैं, किसी एक आदमी से पैसा ले लिए खा गए नहीं दे रहे हैं, या उसको पदा पदा के दे रहे हैं, यानी 1 महीना का लिए लिए 6 महीना में दे रहे हैं, तो वैसे आदमी का साख क्या होता है, खराब होता है, और उसको जल्दी कोई पैसा नहीं देता, उसका चरित्र खराब हो गया। उसका गांव में क्या होता है, नाम उम डूब जाता है कि भाई पैसा ले लिया है नहीं दे रहा है, बहुत बेकार आदमी है, उसको कर्ज आप भी नहीं दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा ना कि आपका ये दोस्त है, पैसा ले लिया है, एक दूसरे दोस्त का नहीं दे रहा है, फिर आपके पास आएगा मांगने, आप दीजिएगा नहीं दीजिएगा, क्यों, मेरा भी पैसा ले लेगा नहीं देगा। पैसा बहुत मेहनत से आता है, ठीक है, तो उसका चरित्र देखना जरूरी है। रीढ़ी का चरित्र भी उसके साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि रीढ़ी यानी जो कर्ज लेने वाला चरित्रवान, यानी उसका चरित्र अच्छा है, ईमानदार है, टाइम से पैसा दे रहा है, तो उसे ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा आदमी है, जिसका साख अच्छा है, कर्ज ले रहा है, दे रहा है, तो उसको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए ऋण, पैसा अपना ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरी ओर जो चरित्रहीन है, यानी पैसा ले लिया पदा रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जो चरित्रहीन व्यक्ति है उसकी साख जो है ना कम हो जाती है। साख यानी कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जो कर्जदार मतलब जो ऋणदाता लोग हैं वो कम हो जाते हैं, भाई कर्ज नहीं देंगे, क्या पता ले लेगा नहीं देगा, ठीक है ना, तो ये हो जाता है, ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। तो पहला आपको विश्वास होना चाहिए, दूसरा उसका चरित्र देखना चाहिए कि भाई वो पियक्कड़ वक्कड़ तो नहीं है, इसका साख अच्छा है कि नहीं, पैसा देंगे तो लौटाएगा कि नहीं, ये सब आपको देखना होगा। चुकाने की क्षमता, यानी कर्ज लिया है, अगर मान ले हम इसको कर्ज दे रहे हैं 1 लाख रुपया, तो ये चुका पाएगा कि नहीं, ये भी देखना होता है कि कर्ज ये दे दें अगर इसे, तो ये चुका पाएगा कि नहीं। तो यहां देखिए, व्यक्ति को भुगतान करने की क्षमता या योग्यता भी उसका साख को प्रभावित करता है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। इस तरह किसी भी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया आपसे कोई कर्ज मांगने आया, तो आप देखिएगा ना कि वो मेरा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, उसमें उतना योग्यता है कि नहीं, उतना वो कमा रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए वो कमा रहा है गांव में 100 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, 1 लाख उसको कर्ज दे दिए, तो देगा, जल्दी नहीं दे पाएगा, आप भी परेशान हो जाइएगा, वो भी परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको कर्ज मतलब वो क्या करेगा बाबू, वो नहीं दे पाएगा। तो दूसरा आपको देखना चाहिए कि चुकाने की क्षमता उसके पास है कि नहीं। अगर पैसा मांग रहा है तो उसके पास उतना योग्यता है कि नहीं कि वो मेरा पैसा चुका देगा, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए। आप कर्ज देते हैं सर? नहीं भाई, इतना पैसा नहीं है, कहां से कर्ज देंगे। चलिए, समझ में आ रहा है बाबू, कर्ज आपको किसको देना है, तो जिस पे विश्वास हो, ठीक है ना, दूसरा उसका चरित्र अच्छा हो, तीसरा ऋण चुकाने की क्षमता, यानी उसमें ऋण चुकाने की क्षमता हो, यानी उसको कर्ज दे दिए तो चुका दे, उसमें उतना योग्यता हो कि आपका पैसा दे दे, ठीक है ना, उसको देना चाहिए। फिर यहां पे पूंजी या संपत्ति, मान लीजिए आप गलती से उसको पैसा दे दिए 1 लाख रुपया, तो ये भी देखना चाहिए भाई कि उसके पास उतना पूंजी है कि नहीं। 1 लाख रुपया अगर दे रहे हैं तो 1 लाख का उस पर संपत्ति है कि नहीं, तब उसको कर्ज देना चाहिए। लिखा गया है, ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। अतः जिस व्यक्ति के पास निजी जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होता है उसे उतनी ही अधिक ऋण मिल सकता है। बैंक में भी जाइएगा ना लोन लेने, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना खेत है, इतना रुपया का संपत्ति है, तब वो आपको देता है, बैंक वाला भी, ठीक है ना। तो वो देखता है ये सब लोन लेने का और लोन देने का। लोन क्या है बाबू, कर्ज, यानी कर्ज ले रहे हैं, बैंक से आप कर्ज ले रहे हैं या किसी व्यक्ति से कर्ज ले रहे हैं, तो ये सब देखना पड़ता है कि आपके पास। अब देखिए, आप ये देख लिए, चरित्र देख लिए, उसका विश्वास देख लिए, ऋण लौटाने की क्षमता भी देख लिए। अब आपको देखना होगा कि उसके पास 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो उसके पास उतना का प्रॉपर्टी है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर वो नहीं दे, सब चीज सही है, अब किसी आदमी के अंदर घुसे हुए हैं,
किसी आदमी के अंदर घुसे हुए हैं, क्या करता है बाबू, कागज रख लेता है। अगर मान लीजिए हम खेत जाएंगे पैसा लेने, वो क्या करेगा, अगर गांव में लेने जाएंगे पैसा लेने, वो क्या करेगा, खेत का कागज रख लेगा और उस पर लिखवा लेगा कि 2 साल के अंदर देना है, नहीं दीजिएगा तो खेत हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बाबू होता है। तो उसका क्या देखा जाता है, पूंजी या संपत्ति देखा जाता है। ऋणदाता पूंजी या संपत्ति के जमानत के आधार पर ही क्या करता है, जमानत के आधार पे ही ऋण देता है। देखेगा कि अगर आपके पास पूंजी अच्छा खासा है, कि अगर आप नहीं भी दीजिएगा तो उसको हम ले लेंगे, तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा, वो देखेगा, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पूंजी या संपत्ति होगा, गांव में ना कि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उसको कर्ज देने के लिए लोग ज्यादा तैयार होते हैं। क्यों, लिखवा लेंगे कि अगर 2 साल में पैसा नहीं मिला, खेत हमार, वो कागज रख लेगा। 2 साल में दे दिया तो दे दिया, 2 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो खेत आपका हो गया। ऐसे जाके क्या करिए, फिर कोर्ट में लिखवा लीजिए, ठीक है ना। ये सब होता है। तो जिस व्यक्ति के पास जितना पूंजी या संपत्ति होता है, घर दुआर है, कल कारखाना है, अगर उसको कर्ज चाहिए तो क्या करता है, जमीन का कागज ले जाता है, कंपनी का कागज ले जाता है और उसे क्या होता है, मिल जाता है। अगर नहीं चुकाया तो उसका जमीन जायदाद बेचकर अपना पैसा ले लीजिए। तो ये सब होता है, आपको याद रखना है, पूंजी या संपत्ति। ऋण की अवधि, ऋण की अवधि का भी प्रभाव साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि दीर्घकाल में ऋणी की क्षमता, चरित्र तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए। इसीलिए ऋणदाता अल्पकालीन ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। अब देखिए, लोग ज्यादा दिन के लिए भी कर्ज नहीं देता है। मान लीजिए 10 साल खातिर कोई कर्ज दे दिया, अब 10 साल में जो कर्जदाता है वो मर गया, उसका मृत्यु हो गया, तो किससे पैसा लीजिएगा, नहीं ले पाइएगा। मान लीजिए अभी उसके पास जमीन जायदाद है, वो अच्छा कंपनी में काम कर रहा है, उसका काम छूट गया, फिर वो कैसे चुकाएगा, कैसे चुकाएगा। या अगर उसके पास जमीन है, सारा चीज, जमीन वो सरकारी निकल गया, सरकार का हो गया, तो फिर कैसे चुकाएगा। तो जो कर्ज देने वाले हैं ना, जो ऋणदाता हैं, वो लंबा समय के लिए कर्ज नहीं देना चाहते हैं, वो अल्पकालीन यानी कम समय के लिए कर्ज देना चाहते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ज्यादा के लिए देंगे ना तो उनको शंका हो जाएगा, भाई 10 साल में भुला गया तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कर्ज दे दिए, वो भूल गया लेके, अब क्या करिएगा, कर्ज देगा। मान लीजिए बॉडी ओडी बना लिया, पहले दुबला पतला था, अब बॉडी ओडी बना लिया, चाना वाना खा लिया आप ही के पैसा का, जिम ओम कर लिया, जब जा रहा है पैसा मांगने तब गर्दन में हाथ लगा के दाब दे रहा है, बोला भागो नहीं तो दबा देंगे, तो फिर आप कैसे पैसा लीजिएगा। इसीलिए बाबू आपको याद रखना है कि जब भी पैसा दीजिए अल्पकालीन दीजिए, यानी कम समय के लिए दीजिए, नहीं तो ज्यादा समय के लिए दीजिएगा तो उसका चरित्र भी बदल सकता है। अब आदमी में कोई घुसा है, उसका चरित्र भी बदल सकता है, उसका संपत्ति भी, मान लीजिए ले जाके अपना संपत्ति दूसरा से बेच दिया, अब क्या करिएगा, ठीक है। तो ये सब बाबू दिक्कत है, ये सब देखना होता है। तो यहाँ पे जो ऋणी लोग, जो ऋणदाता लोग हैं, ये समय को भी देखते हैं। कम समय के लिए पैसा देना जरूरी समझते हैं, ज्यादा समय के लिए देंगे तो जो कर्ज लेने वाला है उसकी क्षमता भी कम हो जाएगी। मान लीजिए अच्छा जगह काम कर रहा है, उसका काम छूट गया, उसका चरित्र बदल गया, यानी पहले नहीं पीता था अब पीना शुरू कर दिया, फिर क्या करिएगा, जाइएगा तब पी के पटा जाएगा, झूठ मूठ का नाटक करने लगेगा, बोलिएगा पैसा दीजिए तो पटाया है मरला टाइप के, तो क्या लीजिएगा उससे पैसा। फिर उसका आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए काम वाम छोड़ छाड़ दिया, पैसा नहीं कमा रहा, गरीब हो गया, जाइएगा तो बोलेगा गरीब हो गए, नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास। तो बाबू ये सब, अब गरीब है तो अगर आपके मन में आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, छोड़ना ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास पैसा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे लोग होते नहीं। ऐसे तो हम आप सोच रहे हैं ना कि गरीब आदमी है तो उसका छोड़ दीजिए, लेकिन जो अमीर आदमी होता है, जितना जिसके पास पैसा रहता है उतना मलेच्छ आदमी होता है। मलेच्छ यानी भोजपुरी में हम लोग मलेच्छ बोलते हैं, और उसे हिंदी में बोला जाता है कंजूस। एकदम मक्खी चूस चूस के बाबू पैसा खाता नहीं है ठीक से, कि पूंजी में से 1 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है ना। 1 रुपया खाएगा नहीं कि पूंजी मेरा घट जाएगा, ठीक है। बहुत जितना पैसा होते जाता है ना, तो आदमी का जो स्वभाव है ना वो कंजूस ही हो जाता है, बहुत कंजूस आदमी हो जाता है। मतलब एकदम बहुत ही आराम आराम से पैसा खर्चा कर बोलता है, बहुत पैसा है, मतलब पैसा है, अगर उसमें से निकालेंगे तो खर्चा हो जाएगा, पूंजी मेरा टूट जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जिसके पास जितना पैसा होता है उतना हो जाता है। अब साख पत्र देखिए, साख पत्र यानी कर्ज देने वाला पत्र देखिए। साख पत्र के आधार पे साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। ऐसे साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। साख पत्र यानी चेक, आपको चेक काट के दे दिया। अगर मान लीजिए हम आपको 10,000 रुपया दे दिए,
आप 10,000 रुपया रात में आए या दिन में आए, घर में 10,000 रुपया गिन के दे दिए, आप लेके चले गए, ठीक है। तो किसने देखा कि 10,000 रुपया आपको दिया? अब कल हम, मान लीजिए हम हैं, हमको कर्जा चाहिए, आपके पास आए, 10,000 रुपया लेके चले आए, बोले अब फिर आप बोलेंगे कि मतलब हम बोले कि 10 दिन में लौटा देंगे, 10 दिन हो गया नहीं लौटाए, 11वां दिन है आप हमारे घर आए, बोलिए कि मेरा 10,000 रुपया दीजिए, हम बोलेंगे कि आप हमें दिए ही नहीं है। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप मुझे पैसा दिए हैं? तो फिर आप क्या करिएगा? क्या प्रूफ है कि हम आपसे पैसा लिए हैं? तो आप क्या करिएगा? मान लीजिए आप 10,000 ऐसे ही गिन के दे दिए, हम 10,000 रुपया लेके आ गए, 10 दिन के लिए लेके आए हैं, भूल गए, 10 दिन के बाद खा पी लिए, बॉडी वोडी बना लिए उसी पैसा से, अब घर में आराम से बैठे हुए हैं, फिर आया बोला पैसा दो, 11 दिन हो गया, बोलेंगे नहीं लिए हैं पैसा, तो आपकी जमीन, पैर से जो जमीन है ना बाबू घसक जाएगा, हिलने लगेगा, ठीक है ना, वो क्या होगा बाबू? हिलने लगेगा। तो इसीलिए बाबू बना है चेक, चेक काट के दीजिए, ठीक है ना, चेक काट के दे दीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए, अगर बोलेगा हम पैसा नहीं लिए हैं, चेकवा दिखा दीजिए, उसका फोटो देखो तुम्हारे नाम से ही दिए हैं, चेक जो है ना वो सीधे जाता है बैंक अकाउंट पे, तो उसके बैंक अकाउंट पे भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये 10,000 इस आदमी से पैसा लिया है, तो बाबू पकड़ा जाएगा। इसीलिए बोलते हैं साख पत्र, यानी कर्ज देने वाला पत्र कौन कौन सा है? तो कर्ज देने वाला पत्र है चेक, अगर आप चेक दीजिएगा तो आदमी पकड़ा जाएगा, बोलेगा कर्ज लिए हैं, अगर बोल दिया कि नहीं लिए हैं तो चेकवा का फोटो दिखा दीजिए, या उसका बैंक अकाउंट, जो चेक है ना बाबू बैंक अकाउंट पे जाता है, बैंक अकाउंट पे पैसा जाएगा 10,000, वो पकड़ा जाएगा कि हाँ भाई इस आदमी के अकाउंट में से 10,000 इस पे गया है, तो पकड़ा जाएगा कि हाँ 10,000 कर्ज लिया है, और उठाएगा भी तो पता चल जाएगा कि हाँ 10,000 उठा लिया है। तो ये होता है बाबू साख पत्र, यानी अगर आपको कर्ज देना है तो आप चेक में दीजिए, ताकि जो लेके अगर पलट ना जाए, उसको पता चले कि हाँ कर्ज, आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि आप कर्ज दिए हैं, उसका प्रूफ होना चाहिए। इसीलिए बाबू चेक होता है, चेक आप लोग देखे होंगे। विनिमय बिल होता है, या आप लोग क्या करिए, लेन देन का एगो पैड बना लीजिए, ठीक है ना, उस पे उसका साइन करवा लीजिए, ठेपा मारता है ठेपा मरवा लीजिए 10 आदमी के लोग में, वो हो गया विनिमय बिल। बैंक ड्राफ्ट आता है, बैंक से ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है कि इस आदमी को क्या करेंगे, इतना 1,000 रुपया हम देना चाह रहे हैं, उसका एगो ड्राफ्ट बैंक बना के देगा, 10,000 का 20,000 का, वो बैंक ड्राफ्ट होता है, ये भी चेक की तरह, उसको बैंक ड्राफ्ट बनवा के दे दीजिए। हुंडी हो गया आपका, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, एक होता है प्रतिज्ञा पत्र, इतना दिन में पैसा लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे तो ये खेत इनका हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा पत्र है। यात्री चेक हो गया, यहां पे पुस्तकीय साख हो गया, साख प्रमाण पत्र हो गया, ये सब बाबू क्या है, तो ये सब साख यानी कर्ज देने का ये सब कागज है। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि इसमें से साख पत्र कौन है, तो साख पत्र कौन है? चेक है, विनिमय बिल है यानी लेन देन करने वाला बिल है, बैंक ड्राफ्ट है, हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है, ये सब आपको याद रखना है। यात्री चेक है, यहां पे पुस्तकीय साख तथा साख प्रमाण पत्र, ये सब क्या है बाबू? साख पत्र, यानी कर्ज देने वाला। अगर आप कर्ज दीजिएगा तो आपके पास कोई भी प्रूफ तो होना चाहिए ना कि भाई इसको हम पैसा दिए हैं, तो ये आपको एक प्रूफ भी रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो साख पत्र बाबू पूछता है कि साख पत्र कौन कौन सा होता है, तो चेक होता है, विनिमय बिल होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, हुंडी होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, यात्री चेक होता है, यहां पे पुस्तकीय साख होता है, और दूसरा साख प्रमाण पत्र होता है, यानी उस पे हम लोग लिखवा लेते हैं कि भाई आप लीजिए 1,00,000 रुपया लीजिए, और उसके बदले में आप अपना खेत का कागज दिए हैं, उसको 2 साल के लिए आप कर्ज लिए हैं, तो 2 साल इस खेत को हम बोएंगे खाएंगे, और 2 साल के से पहले अगर आप पैसा नहीं दिए तो खेत फलना आदमी यानी जो कर्ज देता है उस आदमी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मोहर ओहर मार के 10 आदमी के सामने पैसा दे दीजिए, और अगर बोलेगा कि पैसा नहीं लिए हैं तो दिखा दीजिए, ठीक है ना, आपके पास प्रमाण है। तो यही होता है बाबू, आपको याद रखना, साख पत्र, यानी आपके पास कर्ज दिए हैं तो उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, और प्रमाण के लिए आपको कर्ज किससे देना चाहिए? चेक से देना चाहिए, विनिमय बिल से देना चाहिए, बैंक ड्राफ्ट बनवा के देना चाहिए, हुंडी से देना चाहिए, या प्रतिज्ञा पत्र बनवा लीजिए, पैसा ही दीजिए लेकिन उसे प्रतिज्ञा पत्र बनवा लीजिए, उसे साइन वाइन करवा लीजिए, ताकि आपके पास क्या हो, मतलब कि आपके पास क्या हो, प्रूफ हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हम उसको पैसा दिए। तो ये सब होता है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना। और ये जो चैप्टर है ना बाबू, पूरा अच्छे तरीके से क्या हुआ है, 100% हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही जल्दी से यहां पे हम करवा देंगे। समझ में आ गया है? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। सर एक क्वेश्चन बैंक में
साख का क्वेश्चन है। तो भाई साख तो हम आपको पढ़ा दिए बहुत ही अच्छा से। समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए सभी हमारे प्यारे बच्चे। शाम में भी बाबू क्लास होगा। कुशवाहा प्रवीण, कौन कुशवाहा प्रवीण जी? BR 29 सिवान जिला के। चलिए समझ में आ गया सर, एक दिन में 4 क्लास करवाइए। ओके ठीक है। चलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बाबू आपका पढ़ाई होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो मिलता है हम आपसे अगली क्लास में। अगला क्लास आपका होगा, देखिए गणित का ही होगा। अब गणित में तीन गो चैप्टर बचा हुआ है। एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। जो बाबू आपका होता है रचना, रचना से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, यानी 11वां चैप्टर से रचना से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। एक आपका बचा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव इससे भी नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन आता है। फिर आपका बचा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक है आयतन वाला। बस ये तीन गो चैप्टर बचा हुआ है। तीन गो बाबू हमें करवा लेने दीजिए। 3 दिन लगेगा, एक दिन बेसिक एक दिन ऑब्जेक्टिव, फिर एक दिन बेसिक एक दिन ऑब्जेक्टिव, फिर एक दिन बेसिक और एक दिन ऑब्जेक्टिव। इसको बाबू आप लोग करवा लेने दीजिए। उसके बाद क्या होगा बाबू, एकदम मस्त अपना सब्जेक्टिव एकदम चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाबू मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप लोग क्या कर दीजिए बाबू, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। देखिए 616 को लाइक है बाबू, मजा नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कर दीजिए बाबू, मेरे लाइक कर दीजिए फटाफट। आप लोग क्या करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।